नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ह्यूमन डिजीज़ की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आज इसकी हम बात करेंगे। संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम एक साधारण सी डेफिनेशन बना सकते हैं कि ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में अगर कंप्लीट रूप से होते हैं तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो इसीलिए ये परिभाषा इसकी ऐसी होगी कि ऐसा भोजन जो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए, यहाँ पर दो वर्ड बोले हैं। एक है हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ सही मात्रा में हो, और ऐसा भोजन जो हमारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी हो। तो इस तरह की अगर डाइट हम रोज़ खाते हैं तो ऐसी डाइट हमारी बैलेंस डाइट कहलाएगी, संतुलित आहार कहलाएगा। अब देखो, डेफिनेशन से तो कोई ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो इसको ध्यान से देखें कि एक व्यक्ति को, अगर एक एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो एक एडल्ट ह्यूमन को रोज़ाना कितनी डाइट लेनी चाहिए और उसके अंदर कितने कैलोरी की आवश्यकता रोज़ाना होती है, कितनी रिक्वायरमेंट रोज़ाना होती है। तो एक एडल्ट ह्यूमन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। देखिए, हम जानते हैं कि आप जैसे मोबाइल पर देखकर पढ़ रहे हो अभी, तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप रोज़ाना पढ़ते हो, बैठकर पढ़ते हो, आप इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर मैं रोज़ाना पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। और एक श्रमिक है, वो श्रमिक रोज़ाना काम कर रहा है, एक किसान रोज़ाना काम कर रहा है खेत पर, या एक बेलदार होता है वो पूरे दिन काम करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो ये रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर हम बैठकर काम करते हैं, बैठकर कोई भी काम करता है, घर पे बैठकर काम करते हैं 5 से 7 घंटे 8 घंटे, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2100 किलो कैलोरी होती है। उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 2100 किलो कैलोरी। और ये होती है फीमेल में। फीमेल और मेल दोनों में रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो फीमेल के अंदर रिक्वायरमेंट होगी 2100 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी, और मेल के अंदर होती है 2500 किलो कैलोरी। ये रिक्वायरमेंट एक बैठकर काम करने वाले व्यक्ति की होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि साधारण काम करने वाले, जैसे मैं साधारण काम कर रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा खड़ा वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं रोज़ाना 5 से 7 घंटे नॉर्मली काम करता हूँ, ऐसा हार्ड वर्क नहीं है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो वो रिक्वायरमेंट होगी 2500 किलो कैलोरी और 3000 किलो कैलोरी। यानी कि मेल की होगी 3000 किलो कैलोरी और फीमेल की होगी 2500 किलो कैलोरी। तो महिला की और पुरुष की दोनों की अलग अलग बताई गई है। तो पुरुष की 3000 किलो कैलोरी और महिला की 2500 किलो कैलोरी। फिर हम बात करते हैं हार्डवर्क की। अगर कोई व्यक्ति हार्डवर्क करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? तो उसकी रिक्वायरमेंट 3000 और 3500, 3000 फीमेल की होगी और 3500 किलो कैलोरी मेल की होगी। यानी कि पुरुष की 3500 किलो कैलोरी तक उसकी रिक्वायरमेंट एक दिन की होती है। इस तरह से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मात्रा हमारी डाइट के अंदर किलो कैलोरी में होनी चाहिए। तो इसका जो रेंज है वो 2100 से लेकर 3500 किलो कैलोरी तक डिवाइड किया गया है। फिर बात करते हैं एक सामान्य मनुष्य को, एक 6 घंटे कार्य करता है, उसे कितने, उसकी डाइट में कितनी प्रोटीन, कितनी कार्बोहाइड्रेट, कितनी फैट होनी चाहिए? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, उसकी डाइट के अंदर 90 ग्राम प्रोटीन, लगभग कितनी, 90 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए रोजाना, 60 ग्राम फैट होनी चाहिए, 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी को एक दिन में कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। देखिए, प्रोटीन से याद आया कि आजकल एक ऐड भी आता है अक्षय कुमार का, जो बोलता है कि जितना वेट उतने ग्राम प्रोटीन। तो लगभग ठीक बोलता है वो, जितना वेट। अब थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा बोला है, जैसे कम 60, अगर किसी व्यक्ति का 60 किलोग्राम वज़न है, तो ऐसा नहीं कि उसको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत लगभग 80 ग्राम प्रोटीन की है।
तो हमारी साइंस के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहेगी, 80 से 90 ग्राम, यानी कि 90 ग्राम प्रोटीन की उसे आवश्यकता होगी। फिर बात करते हैं फैट की। तो फैट कितना खाना चाहिए हमें रोज़ाना? अब फैट किस रूप में ले सकते हैं हम? फैट घी के हैं, घी के अलावा भी हम फैट को ले सकते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, इनमें फ़ैट होती है तो इनमें ले सकते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज से फ़ैट मिल जाती है। तो अलग अलग तरीक़ों से लोग फ़ैट लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 60 ग्राम फ़ैट रोज़ाना, हमारे खाने में 60 ग्राम फ़ैट रोज़ाना होनी चाहिए। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट रोज़ाना 450 ग्राम हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट कैसे शामिल करें हम? कार्बोहाइड्रेट शामिल करने के लिए हमें रोज़ाना जो खाते हैं, जैसे हम गेहूं खाते हैं, यानी कि हम रोज़ाना चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो इनमें ये कार्बोहाइड्रेट के इनमें कार्बोहाइड्रेट होती है। तो रोटी खाने से या चावल खाने से हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो मैक्सिमम हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होती है और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है इसकी ऊर्जा की, उसका मैक्सिमम पार्ट कार्बोहाइड्रेट से ही हमें मिलता है। यानी कि लगभग 60 से 70% जो एनर्जी है वह हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उससे कम मिलती है हमें फैट से, और फिर उससे कम मिलती है विटामिन से। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा 30 ग्राम खनिज लवण, 30 ग्राम खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के बाद जो खनिज लवण है, यानी कि हमारे जो साल्ट होते हैं, खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी है, वो लगभग कितने होने चाहिए? 30 ग्राम होने चाहिए। इस तरह से हमारी जो डाइट है रोज़ाना की, उसमें ये सारी चीज़ें इतने इतने ग्राम होनी चाहिए, तब हमारी बैलेंस्ड डाइट बनेगी, संतुलित आहार बनेगा। फिर अगर संतुलित आहार को हम एक चार्ट से समझना चाहें तो चार्ट से भी हम समझ सकते हैं। संतुलित आहार की जो चार्ट बनाया है वो देखिए, एक तरफ अपने लिखा है भोज्य पदार्थ, कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं हमारी डाइट के अंदर वो होने चाहिए, और एक फीमेल को कितनी रिक्वायरमेंट रोज़ाना होनी चाहिए और एक मेल को कितनी रिक्वायरमेंट रोज़ाना होनी चाहिए, इस चार्ट में बताया गया है। तो देखिए, पहला पॉइंट है अनाज का, यानी कि अनाज की बात करते हैं तो हमें रोज़ाना कितना अनाज लेना चाहिए। तो अनाज यानी कि गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, जो भी सीजनल हम खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो 350 ग्राम पर डे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पर डे, 350 ग्राम पर डे, तो ये 350 ग्राम पर डे। तो एक फीमेल को 350 ग्राम एक दिन में अनाज लेना चाहिए। और अगर पुरुष की बात करें तो 450 से 475 ग्राम पर डे अनाज लेना चाहिए। फिर अगर दालों की बात करें तो दाल हमारे भोजन में 70 ग्राम और पुरुष को 80 ग्राम रिक्वायरमेंट रोज़ाना होती है। पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो पत्तेदार सब्जियां है यहाँ पे 150 ग्राम पर डे और पुरुष को है 100 ग्राम पर डे। देखिए यहाँ पे महिला को ज़्यादा आवश्यकता है, ध्यान देना, 150 ग्राम है और यहाँ पे पुरुष को 100 ग्राम है। ऐसा क्यों? अब आप तो क्वेश्चन पूछोगे नहीं, मैं ही क्वेश्चन पूछ के मैं ही बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो होती है उसमें लौह तत्व होते हैं, फेरस होता है, लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। और हम ये जानते हैं कि स्त्री जो होती है वो स्त्री में मासिक धर्म है, उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, गर्भवती महिलाओं को ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो स्त्रियां होती है उनको ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। तो मंथली ब्लड लॉस होने के कारण भी उनमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए पत्तेदार सब्जियां महिलाओं को ज़्यादा खानी चाहिए, क्यों 150 ग्राम पर डे इसलिए बताई गई है। फिर अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में 100 ग्राम पर डे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। फिर अगर जड़ वाली सब्जियां, जड़ वाली का मतलब है कि जो मूली, सलगम से जड़ वाली सब्जी में मूली आती है, सलजम आता है, गाजर आती है, अदरक आती है और दूसरी और कई सब्जियां आती है, रतालू आते हैं।
तो ये सारी सब्जियां हैं जो 75 ग्राम पर डे खानी चाहिए, और पुरुष को भी 75 ग्राम, दोनों में सेम है। फिर फल की बात करें तो फल भी दोनों में सेम है, 30-30 ग्राम है। दूध की बात करें तो दूध भी हमें रोज़ाना लगभग 250 ग्राम लेना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों में सेम है। फिर बात करें वसा की, फैट की, तो फैट हमें लगभग 35 ग्राम पर डे लेना चाहिए, फिर है दोनों में सेम है। फिर शक्कर या गुड़ की बात करें तो ये भी हमें 30 ग्राम पर डे लेना चाहिए। इस तरह से हमारी ये बैलेंस डाइट टेबल है। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसमें से ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं संतुलित आहार की हो गई है। तो अगर संतुलित आहार नहीं लें, अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेता है तो उसमें क्या हो जाता है, धीरे 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 उसमें कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। और अगर कुपोषण हो जाता है तो कई कुपोषण से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुपोषण होता क्या है। तो माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं। तो देखिए, कुपोषण के लिए जो परिभाषा बनाई गई है वो है कि यदि आहार में उचित मात्रा में पोषक पदार्थ अनुपस्थित हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण किसे कहेंगे कि हमारी डाइट में कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारे पोषक तत्व, हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन है उनकी रिक्वायरमेंट अगर हमारी डाइट में पूरी नहीं हो रही है तो हमें क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। तो अनुपस्थित हो तो उन्हें कुपोषण कहते हैं। अब कुपोषण में पोषक पदार्थों की कमी या अधिकता हो जाए, अगर हमारे भोजन में पोषक पदार्थों की कमी या अधिकता दोनों, अगर कमी हो जाए तो कुपोषण होगा, अधिकता हो जाए तो क्या होगा, दोनों तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस आधार पर हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। मैं इसको दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो होता है अल्प पोषण, जिसमें हमारी डाइट में कम चीज़ें शामिल होती है, तो हमारे अल्प पोषण होगा, अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे जिसे। और दूसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन, अति से बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लें, ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें खा ली जाती है तो उससे भी हमें कई रोग हो सकते हैं। तो दोनों तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, कुपोषण से रोग है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ ध्यान दें। अगर सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि हमारी जो डाइट होती है इसमें मुख्य रूप से हम 3 पोषक तत्वों की बात करेंगे। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या हो, देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो कमजोरी रहेगी, उस व्यक्ति को कमजोरी ज़्यादा रहेगी, थकान रहेगी उसको। और अगर अधिकता हो जाए, देखो कमजोरी और थकान तो उसकी कमी से है, अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो, रोज़ाना बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लें तो क्या हो, तो उसमें अजीर्णता रहेगी, यानी कि डाइजेस्ट नहीं होगा भोजन, अजीर्णता होगी, खट्टी डकारें आएगी, तो इस तरह की चीज़ें होगी, दस्त हो जाएंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, वो है प्रोटीन से। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में देखिए, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो 2 मुख्य रोग अक्सर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो एक रोग है क्वांशियोकोर रोग, क्वांशियोकोर रोग होता है। अब ये रोग के नाम पर मत जाना, ये रोग अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्वाशियोकोर, किसी बुक्स में क्वांशियोकोर होता है, एग्जाम में भी अलग नाम से भी आ सकते हैं, होगा इसी नाम से, आसपास इसी के रहेगा। तो क्वांशियोकोर रोग है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें शारीरिक वृद्धि, बॉडी की जो ग्रोथ है, भूख में कमी, यानी कि शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी उसकी, बॉडी में जो भूख है उसमें कमी हो जाएगी, शरीर में रोजाना भूख कमने लग जाएगी, शरीर में सूजन होने लग जाएगी, और बालों का रूखापन। ये 4 कैरेक्टर मैंने बताए क्वांशियोकोर के। तो शारीरिक वृद्धि, भूख में कमी, शरीर में सूजन और बालों का रूखापन, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो क्वांशियोर में हो जाती है। फिर बात करते हैं मरामस की। मरसमस रोग है, ये मरसमस रोग भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मरसमस रोग में क्या होता है, ये छोटे बच्चों में होता है। 1 वर्षीय बच्चों में अगर प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है, अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा और कैलोरी की मात्रा में कमी हो जाती है तो उसमें क्या होगा, इससे त्वचा इनकी रूखी हो जाती है, बच्चों की त्वचा रूखी हो जाएगी,
झुर्रीदार हो जाएगी और पतली हो जाती है। अगर झुर्रीदार, पतली और रूखी त्वचा जिन बच्चों में अगर मिलती है तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें ये मरसमस डिजीज़ हो चुकी है, तो इसलिए ध्यान रखें। फिर बात करते हैं फैट की। तो फैट में की कमी से, अगर फैट की कमी हो जाएगी तो जो स्किन है, मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी। मांसपेशियों की मजबूती के लिए हमें रोज़ाना फैट खानी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खानी चाहिए कि उसमें मोटापा बढ़ जाए, चर्बी की मात्रा बढ़ जाए। क्योंकि अगर फैट की अधिकता हो जाती है तो कई रोग हो जाते हैं, जिसमें है यानी कि हृदय रोग के अंदर हाइपरटेंशन हो जाती है। तो हाइपरटेंशन की वजह से भी व्यक्ति परेशान हो सकता है। तो ज़्यादा मात्रा में फैट नहीं लेनी चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर कुपोषण और कुपोषण से होने वाले कुछ रोग देखे हैं। तो इस तरह से यहाँ कहीं ना कहीं जो मैंने आज ये पढ़ाया है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।